वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 5 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, इस टेस्ट का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप 1 से लेकर ये 6ठा टेस्ट है, यहाँ तक पहुँच सकते हो। पहला प्रश्न है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप योजना है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम यह व्यवसाय प्रबंधन में वित्त सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत वर्ष 2016 से संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपघटक है। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। उद्देश्य क्या क्या है इसके? गरीबी से बाहर आने में ग्रामीण गरीबों का समर्थन करना और व्यवसाय प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल्स में वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय सामुदायिक संपर्क निर्मित करना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। रेडियो तरंगों से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो सबसे कम होती है और इनकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। रेडियो तरंगे की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगे की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, जो कम नहीं होती, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो केवल 2 यहाँ पर सही है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे लंबी होती है, इसलिए गलत हो जाए पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय हिंदी में बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, देवनागरी में। देखिए, यह एक फुटबॉल के आकार से लेकर पृथ्वी के समान विशाल आकार तक हो सकती है, यानी एक प्लेनेट के समान। तरंगों रेडियो तरंगों की खोज जो है वर्ष 1880 के दशक के अंत में हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। रेडियो टेलीस्कोप की मदद से दुर्बल रेडियो प्रकाश तरंगों को एकत्र किया जाता है और उनकी केंद्रीयता बढ़ाकर इनका उपयोग विश्लेषण हेतु किया जाता है। ये तारों, आकाशगंगाओं, ब्लैक होल और अन्य खगोलीय पिंडों से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले रेडियो प्रकाश का अध्ययन करने में मददगार साबित होती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगें, रेडियो वेव। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। गुरुत्व लेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या है गुरुत्व लेंसिंग? देखिए, यह खगोलविदों और आकाशगंगाओं में कृष्ण पदार्थ के वितरण के तरीके और पृथ्वी से उनकी दूरी के संबंध में बताता है। ठीक है, गुरुत्व लेंसिंग। तो सुदूर स्थित आकाशगंगाओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश जैसे जैसे ब्रह्मांड के बृहद पिंडों से गुजरता है, ठीक है, इन पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रकाश को विस्तृत कर सकता है या मोड़ सकता है, विकृत कर सकता है, मोड़ सकता है। इस घटना को गुरुत्व लेंसिंग कहा जाता है। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग वास्तव में इतनी दृढ़ता से विकृत प्रकाश में परिणत हो सकती है कि इससे प्रकाश उत्सर्जक आकाशगंगाओं की कई छवियां बन जाती हैं। इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। नंबर 4 पर आ जाइए। फास्ट टैग से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। फास्ट टैग का लाभ केवल पूर्व निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से ही उठाया जा सकता है और यह टैग जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है और इसे वाहन पर चिपकाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, लेकिन बैंकों द्वारा पूर्व निर्दिष्ट नहीं है ये। ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, फास्टैग बैंक न्यूट्रल है, अर्थात पीओएस टर्मिनल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसे खरीदने के समय कोई भी बैंक फास्टैग को पहले प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, ऑनलाइन फास्टैग जो है डू इट योरसेल्फ की अवधारणा पर आधारित है, जहां कोई माई फास्टैग मोबाइल ऐप में वाहन विवरण दर्ज करके इसे स्वयं से सक्रिय कर सकता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, बैंक द्वारा पूर्व निर्दिष्ट नहीं है ये।
अच्छा, क्या क्या लाभ हैं फास्टैग के? देखिए, ईंधन और समय की बचत करता है फास्टैग। कैसे? फास्टैग को प्लाजा में टैग रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। प्लाजा मतलब टोल प्लाजा पर। और वाहन के टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर, मतलब जैसे ही आपका वाहन टोल प्लाजा के पास पहुंचता है तो टोल राशि जो है अपने आप कट हो जाती है। और फास्टैग वाले वाहन को नगद लेन देन के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती। तो ईंधन बचा, समय बचा। अब देखिए, लेन देन के लिए एसएमएस अलर्ट, यानी ग्राहक अपने टैग खाते में किए गए लेन देन, सभी लेन देन के लिए जो है अपने पंजीकरण मोबाइल पर, मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट प्राप्त कर सकता है। और ऑनलाइन रिचार्ज कर सकता है वो अपने फास्टैग को। ठीक है, ग्राहक अपने टैग खाते को जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए, एनईएफटी के जरिए, आरटीजीएस के जरिए, नेट बैंकिंग, इन सभी माध्यमों से जो है ऑनलाइन रिचार्ज कर सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्या स्टेटमेंट है ये? नीलगिरी ताहर इस राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य की मुख्य प्रजाति है। इस किस, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। और यह पश्चिमी घाट में स्थित है। यह कौन, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। तथा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भी हिस्सा है। उपरोक्त में से किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य को संदर्भित करता है? ये जो कथन है ना, किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य को संदर्भित करते हैं इनमें से, नीलगिरी ताहर कहाँ मिलेगी इसमें? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, केरल। तो देखिए, यह पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। स्थानिक यानी कीस्टोन प्रजातियां नीलगिरी ताहर की सुरक्षा के लिए यह पार्क बनाया गया था। ठीक है, यह कौन सा? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, केरल का। अब देखिए, पश्चिमी घाट के एक भाग के रूप में यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का भी हिस्सा है। और यह पार्क पर्वतीय घास के मैदानों तथा झाड़ियों के साथ साथ उच्च वर्षा, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र, अत्यधिक कम तापमान और तेज हवाओं की विशेषताओं के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन से पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला है, शैवाल और जलीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि होती है, मत्स्य प्रजातियों में कमी आ जाती है, जल की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। कौन सा करेक्ट है? यूट्रिफिकेशन, शैवाल ब्लूम भी बोलते हैं इसको, अलगल ब्लूम। बिल्कुल, ये तीनों होता है इसमें, करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। ठीक है, और जलीय जो तंत्र होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मछलियां मरने लगती हैं। तो यूट्रिफिकेशन या यूट्रोफिकेशन को खुले जल स्रोतों जैसे कि झीलों, महासागरों तथा जलाशयों की सबसे गंभीर पारिस्थितिक समस्याओं में से एक के रूप में देखा जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक फास्फोरस और नाइट्रोजन पोषक तत्वों द्वारा संवर्धन के कारण घने शैवाल और पौधों के विकास हेतु महत्व रखता है। और पौधों के उदाहरणों में शैवाल ब्लूम तथा जलकुंभी शामिल हैं। यूट्रोफिकेशन हजारों वर्षों में स्वाभाविक रूप से भी हो सकता है, क्योंकि झीलें पुरानी हो जाती हैं और अवसादों से भर जाती हैं। देखिए, मानव गतिविधियां जो हैं उस सूची को शीर्ष बनाती हैं, मतलब इसी की बात हो रही है यूट्रोफिकेशन की। ठीक है, इसको बढ़ा देती हैं। जो रासायनिक पोषक तत्व जैसे कि फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, को जल प्रणालियों में बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत निर्वहन दोनों के माध्यम से जो है यूट्रोफिकेशन के परिणाम तथा दर को गति देते हैं। अब देखिए, यूट्रिफिकेशन के कारण क्या क्या, कैसे होता है यूट्रिफिकेशन जल में? उर्वरक डालने पर, यानी नाइट्रेट और फॉस्फेट की अधिकता हो गई तो। ठीक है, केंद्रित पशु आहार संचालन से, और जल निकायों में प्रत्यक्ष सीवेज यानी जो मलजल होता है तथा औद्योगिक अवशिष्ट निवर्तन से, मतलब उसको मिल जाने से, और जलीय संवर्धन से। ठीक है, और प्राकृतिक घटनाओं में तो होता ही होता है। क्या प्रभाव हो सकते हैं यूट्रिफिकेशन के, सुपोषण के? मछलियां तथा अन्य जलीय जीवन पर खतरा हो जाएगा, पानी की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी तथा सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सीमित हो जाएगी, क्योंकि जल कम बचेगा। विषाक्त, शुद्ध जल कम बचेगा। विषाक्तता तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। मछलियों के विभिन्न प्रजातियों का निःशेषीकरण हो जाएगा। मनोरंजक अवसरों का ह्रास हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हैं कारण, नीचे हैं प्रभाव। नंबर 7 पर आ जाइए। ओजोन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? ओजोन अपक्षय यानी डिप्लीशन पदार्थ बहुत स्थिर होते हैं, क्योंकि वे बारिश के साथ घुल जाते हैं। घुल जाते हैं क्या? वायुमंडल में क्लोरीन तथा ब्रोमीन के सभी परमाणु ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं, सभी परमाणु। देखिए, वायुमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के सभी परमाणु ओजोन अणुओं को नष्ट नहीं करते। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो कर दो एलिमिनेट। जहां जहां दो वो नहीं होगा।
ओजोन डिप्लीशन पदार्थ बहुत स्थिर होते हैं क्योंकि ये बारिश के साथ घुल नहीं पाते। ठीक है, पहला गलत है, नहीं घुलते हैं ये। तो दोनों के दोनों मतलब गलत हैं, कोई सही भी नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। तो देखिए, ओजोन को नष्ट करने वाला पदार्थ बहुत स्थिर होता है तथा बारिश में नहीं घुलता, और इस प्रकार ऐसी कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं होती जो निचले वायुमंडल से ODS को समाप्त कर सके। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा भी गलत है क्योंकि सभी क्लोरीन तथा ब्रोमीन स्रोत ओजोन परत के क्षय में योगदान नहीं करते। उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने पाया कि स्विमिंग पूल, औद्योगिक पौधे, समुद्री नमक तथा ज्वालामुखियों से निकलने वाली क्लोरीन समताप मंडल तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आज निम्नलिखित में से कौन से अफ्रीकी देश लाल सागर के साथ सीमा साझी करते हैं? एक प्रश्न तो ये हो गया, पूछने का तरीका एक ही हो गया, निम्नलिखित में से कौन से देश लाल सागर के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ इंडिकेट कर रहा है सीधा अफ्रीकी देश होने चाहिए। अब अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है। अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाया करें ना कि कोई सागर महासागर के साथ कौन सा देश सीमा नहीं बनाता, तो देखिए सबसे पहले इनमें से कोई लैंड लॉक्ड कंट्री तो नहीं है, मतलब स्थल अवरुद्ध देश तो नहीं है। अगर वो स्थल अवरुद्ध है तो दूसरे किसी देश के द्वारा वैसे ही घिरा होगा। ठीक है, वैसे ही सागर महासागर के साथ नहीं जुड़ा होगा फिर तो साउथ सूडान होता तो चल जाता, लेकिन ये दक्षिणी सूडान है, साउथ सूडान। ठीक है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब स्थल अवरुद्ध देश है। और इथोपिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो दो को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है और 6 है वो नहीं होगा, तो इसका एलिमिनेट होकर आंसर मिलेगा अपने को अफ्रीका का इजिप्ट यानी मिस्र, ठीक है, जिबूती और इरिट्रिया। ये जो हैं ऐसे हैं जो रेड सी यानी लाल सागर के साथ सीमा साझी करते हैं। ये सब पता होना चाहिए आपको। रेड सी के साथ कौन कौन से देश लगे हैं, ठीक है, ब्लैक सी के साथ कौन कौन से लगे हैं, मेडिटेरियन के साथ कौन लगे हैं, एरल के साथ कौन लगा है, कैस्पियन के साथ कौन लगा है, और लेक विक्टोरिया के साथ कौन लगा है। तो मिस्र यानी इजिप्ट, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया और जिबूती लाल सागर के साथ सीमा साझी करते हैं। दक्षिणी सूडान और इथोपिया जो है वो स्थल अवरुद्ध देश हैं, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। तो यह हो गया इजिप्ट। सूडान हो जाता, सूडान है नहीं, ठीक है, सऊदी अरेबिया लगता है लेकिन वो अफ्रीका में नहीं है, और इरिट्रिया यह है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करने पर इन मध्य एशियाई शहरों का सही अनुक्रम क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ रखना है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगी कजाकिस्तान की अस्ताना, ठीक है, 3 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगी बिश्केक, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ होनी चाहिए ताशकंद और सबसे नीचे होनी चाहिए दुशांबे। तो 3 4 2 1 हो जाएगा इसका। तो सबसे उत्तर में होगी कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, और उसके नीचे होगी किर्गिस्तान की बिश्केक, और उसके नीचे होगी उज्बेकिस्तान की ताशकंद, और सबसे नीचे है तजाकिस्तान की दुशांबे। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख कारक हैं? कोरियोलिस बल, भूकंप, दाब प्रवणता, तापमान के कारण जल के घनत्व में अंतर। इनमें से कौन कौन महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करता है? कोरियोलिस बल है, दाब प्रवणता है, भूकंप है, ठीक है, तापमान के कारण जल के घनत्व में अंतर, ये सभी हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, महासागरीय धाराएं निम्नलिखित के कारण हो सकती हैं। पवन मतलब विंड के कारण, यानी वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट के कारण भूमंडलीय पवनों में गति होती है तो महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। भूकंप या तूफान जल संतृप्त अवसादों को तेजी से नीचे की ओर गतिमान कर सकते हैं, जिससे मजबूत धाराओं का निर्माण होता है। और पृथ्वी के घूमने से यानी पृथ्वी के घूर्णन से निर्मित जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है उससे ही महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। धाराओं के साथ अंतःक्रिया करने वाले भूभाग की स्थिति भी महासागरीय धाराएं उत्पन्न करती है। और थर्मोहेलाइन परिसंचरण के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से तापमान तथा लवणता में विभिन्नता के कारण जल राशि के घनत्व में अंतर होता है, जिससे महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। और दाब प्रवणता के कारण भी महासागरीय धाराओं की जो है उत्पत्ति होती है। तो सारे के सारे हैं, इसलिए डी है इसका आंसर। तो 10 प्रश्न थे ये, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछे जाते हैं।
इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूपी पीएससी पीसीएस वाले हैं, ठीक है, उनके लिए एक पेड टेस्ट चलाया है जिसमें 150 प्रश्न है एक टेस्ट में, और 15 प्लस, मतलब जब तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक टेस्ट का पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड, ठीक है, किया जाएगा। तो उसको आप परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करके। धन्यवाद।